है कि जितने सवाल पैदा हुए हैं आज नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता को लेकर, उतने ही सवाल आज राजनाथ सिंह के उस पर भी पैदा हो गए हैं आडवाणी जी के बयान जारी करने के बाद, क्योंकि राजनाथ सिंह को भी एक पूरी पार्टी को साथ लेकर चलना है। तो आने वाला समय मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के लिए और पूरे बीजेपी के नेतृत्व के लिए बहुत ही टेढ़ा ये रास्ता होने वाला है। दीपक, कितनी जायज और कितनी आप इसको सही ठहराएंगे आडवाणी साहब की नाराजगी को? ठीक है कि 2 से आप 182 तक पार्टी को ले आए, आपने अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वाह किया, पार्टी को आपने बुलंदियों तक पहुंचाया, आप पीएम इन वेटिंग भी रहे, बस बन नहीं पाए पीएम, वो एक अलग चीज थी, आपको मौका भी दिया गया। अब क्यों नहीं आप बदलाव को स्वीकार कर लेते? क्यों नहीं आप युवा नेतृत्व को स्वीकार कर लेते अपनी नाराजगियों को दूर करके? सबसे बड़ी बात यहां पर यह है अनुराग की उनको घोषित करने की प्रक्रिया क्या थी। दोनों प्रक्रियाओं में आडवाणी को शामिल नहीं किया गया, उनके बगैर फैसला किया गया, उनकी राय को नहीं सुना गया। पार्टी में, संगठन में और संघ में कुछ ऐसे अपॉइंटमेंट हुए जो लालकृष्ण आडवाणी को नहीं पसंद थे। हमने बताया भी था कि सुरेश सोनी को लेकर उनके किस किस तरह के ऑब्जेक्शंस थे। दूसरी बात ये कि जब से राजनाथ सिंह बैठे हैं, जब से नितिन गडकरी हटे हैं, उसके बाद से लालकृष्ण आडवाणी को ऐसा लगने लग गया है कि नितिन गडकरी का टर्म अच्छा था, राजनाथ सिंह का बहुत खराब है। राजनाथ सिंह के पास भी उतनी फ्रीडम नहीं है। राजनाथ सिंह अल्टीमेटली करते वही हैं जो संघ उनको कहता है, और आडवाणी संघ से उलट राय रखते हैं। तो ऐसे में आडवाणी के सिवा इस बात पर राजनाथ सिंह के पास इस बात के सिवा कोई चारा नहीं बच जाता कि वो संघ की बात सुने और आडवाणी की बात को दरकिनार करे। यही वो करते आए हैं और यही नाराजगी की वजह है लालकृष्ण आडवाणी की। आप मेरी नहीं सुनते हैं, अपने मन के हिसाब से फैसले लेते हैं, जबकि वो फैसले राजनाथ सिंह से सिर्फ मोहन भागवत इंप्लीमेंट करा रहे हैं। मोहन भागवत ने खुद बाहर निकलकर कहा था, ऐसा पहली बार हुआ है कि भैया जी जोशी कैमरे पर निकल के बोल रहे हैं हमारे इंडिया न्यूज के कैमरे पे कि हमने तो मत बता दिया है, अब पार्टी को तय करना है। पार्टी ने तय कर लिया, मत उन्होंने बता दिया था। तो ऐसे कितने फैसले हैं जो राजनाथ सिंह इंडिपेंडेंटली ले पा रहे हैं, ये भी समझने वाली बात होगी। और पिछली चिट्ठी में भी उन्होंने नेताओं के व्यक्तिगत स्वार्थ की बात की थी, पार्टी को चलाने की बात की थी, पार्टी की परिस्थितियों की बात की थी। और इस चिट्ठी में भी ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि उन्होंने पार्टी की नीतिगत जो परिस्थितियां हैं उसको लेकर, और साथ ही साथ है दूसरा उन्होंने नीतियां किस तरह से बना रहे हैं उसको लेकर, और मन की व्यथा, ये 2 शब्द जो है ये बहुत दूर तक चोट करते हैं। बीजेपी को लगेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लगेंगे। और जो ये था कि एकजुटता, सॉलिडेरिटी और सभी कार्यकर्ताओं को एक लेकर चलना, उसमें जोश लेकर चलना, जोश भरना, ये कार्यकर्ताओं में कंफ्यूजन पैदा करेगा कि आखिरकार क्या ऐसी बात है जो आडवाणी जी नहीं मान रहे या आडवाणी जी नहीं मान पा रहे। संघ को इस भ्रम को दूर करने में बहुत वक्त लगेगा। ये जो कहा जाता है ना, एक बहुत पुरानी कहावत है, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो वाकई ये बहुत छोटा लग रहा है पत्र, लेकिन घाव इसके बहुत गंभीर होंगे और बीजेपी के लिए बहुत दूरगामी परिणाम इस पूरे लेटर के होने। नए सहयोगी जीतने में अब इतनी कठिनाई आने वाली है। आप देखेंगे जब आप अपने घर में एकजुटता का प्रदर्शन नहीं कर सकते तो आप नए सहयोगियों को जोड़ने की उम्मीद कैसे कर पाएंगे? अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जब एक बहुत वृहत अलायंस तैयार हुआ था और वो सरकार में आए थे, तो आपने देखा था कि किस तरह से एक एक मुद्दे पर हर एलआई को उससे चर्चा की जाती थी। अगर दिल्ली में नहीं होती थी तो कलकत्ता और चेन्नई जाके चर्चा की जाती थी। हर पार्टी के लिए एक पॉइंट पर्सन था। सुधींद्र कुलकर्णी ममता बनर्जी से बात करते थे, जसवंत सिंह जयललिता से बात कई पार्टियों से एक साथ बात किया करते थे। सभी के लिए पॉइंट पर्सन। क्या अब वो माहौल बीजेपी बना पाएगी कि नए साथियों को तलाश कर पाए इस तरह के जो घटनाक्रम है इस बैकग्राउंड में देखा जाए तो? जी, तो सबसे बड़ी बात मैं ये भी बता दूं कि जब लालकृष्ण आडवाणी ने पहली बार इस्तीफा दे दिया था और संघ से उनकी बातचीत हुई थी, तो संघ से उनकी बातचीत क्या हुई थी? संघ से उनकी बातचीत 2 मसलों को लेकर हुई थी। पहला मसला ये था कि आप संघ जिस तरह के निर्णय लेता है वो थोपे ना जाए, कम से कम एक सलाह मशविरा का दौर हो। और जो दूसरी संघ से उनकी बातचीत हुई थी उसमें उनको साफ कहा गया था कि बीजेपी अगर 200 से ऊपर सीटें जीतती है तो नरेंद्र मोदी का मौका पक्का है, लेकिन अगर कहीं हम 160-170 पर आकर अटकते हैं और हमको 100 बड़ी सीटें चाहिए होती है, जिसके लिए हमको एक सेक्युलर नेम की जरूरत होती है, तो हम आपका नाम आगे कर सकते हैं, हम आपकी मदद ले सकते हैं। उस वक्त परिस्थितियां बदल सकती है। बीजेपी के नेताओं को कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो 272 तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आप किसी भी स्टेट को उठा के देख लीजिए जहां पर बीजेपी का प्रभाव है। उत्तर प्रदेश में खस्ता हाल है भारतीय जनता पार्टी, जहां से सबसे ज्यादा सीटें आनी है। बिहार में उनका गठबंधन टूट चुका है, बिहार में अब उनको एकला चलो रेखा नारा अपनाना पड़ेगा। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो
जो ये संकेत करते हैं कि 272 के मैजिक फिगर से बीजेपी अगर नीचे रह जाती है तो किस तरह से एलाइज के साथ वो आगे बढ़ेगी, किस तरह से उसका रोड मैप होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी को जयललिता तो समर्थन दे सकती है लेकिन उसके अलावा कोई नहीं। बिल्कुल। अब इसमें तो एक सवाल ये भी कि क्या आडवाणी के लिए पार्टी के अंदर अब स्थितियां इतनी खराब हो गई थी कि अब मिल बैठ करके कुछ भी सॉल्व नहीं हो पा रहा था और बार बार आडवाणी को इस तरह की चिट्ठियां लिखनी पड़ी, ब्लॉग लिखना पड़ा और आखिर में भी आज उन्होंने जो अपनी व्यथा है वो एक चिट्ठी के जरिए जाहिर की है? देखिए, मैंने जैसा पहले भी कहा था कि इसमें एक विश्वास की कमी जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बना है कि पहले तो जब 2009 के चुनाव में लालकृष्ण आडवाणी को नेता घोषित किया गया लेकिन पार्टी ने पहले से भी बुरा प्रदर्शन किया, तो इससे भी आडवाणी के अब उनका वो वक्त शायद चला गया, उनका जमाना गुजर गया, इस तरह का एक इंप्रेशन गया पूरी पार्टी में और पार्टी को लगा कि अब कोई नए नेता की हमें जरूरत है, पार्टी को एक री एनर्जाइज करना होगा, एक नई ऊर्जा के साथ हमें जनता के सामने जाना होगा। लेकिन उस पर से पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से घटनाक्रम बढ़ा है कि संघ परिवार के निर्देश पर बीजेपी लीडरशिप लगातार लालकृष्ण आडवाणी माफ कीजिएगा नरेंद्र मोदी का नाम आगे बढ़ाने को तत्पर है और लालकृष्ण आडवाणी इस पर रोड़े लगा रहे हैं, तो इससे भी ऐसा एक माहौल तैयार हुआ है कि शायद अब बीजेपी का कार्यकर्ता उनसे नाराज हो चुका है। राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा ये भी हम आपको सुनवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे स्मिता आपका, आप इतने देर तक हमारे साथ रहीं, स्मिता को जरूरी जाना है इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद हम उनका करना चाहेंगे। लालकृष्ण आडवाणी की नाराजगी फिर सामने आई है। अब से 2 घंटे पहले हमारे साथ माफ कीजिएगा श्याम जाजू, अनिल जैन सभी मौजूद थे और सभी ने विश्वास जाहिर किया था, लेकिन हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया ने सबसे पहले आपको यह बताया कि आडवाणी बैठक में नहीं जाएंगे। ये साफ तौर पर दीपक चौरसिया ने जानकारी दी इसी शो के दौरान कि नहीं आ रहे हैं आडवाणी संसदीय बोर्ड की बैठक में, जबकि लगातार श्याम जाजू ये कहते रहे कि वो मानते हैं आडवाणी जरूर आएंगे बैठक में। अनिल जैन ने भी ये कहा कि नहीं आडवाणी इस बैठक का सम्मान रखेंगे, लेकिन आडवाणी के दिल में दर्द था। आडवाणी ने अपनी व्यथा की बात कही है। आडवाणी ने कार्य संचालन जो राजनाथ सिंह का कार्य संचालन है उससे निराशा की बात की है अपनी चिट्ठी में। उन्होंने कहा कि मैं चाहता था कि मैं इस बैठक में आऊं। ये देखिए, प्रिय राजनाथ सिंह जी, आज दोपहर को जब आप आज के संसदीय बोर्ड की बैठक के बारे में बात करने आए तब मैंने ये सोचा था कि मैं इस बैठक में आऊं। सुषमा स्वराज आप देख रहे हैं, ये मुश्किल है कि मीडिया से कुछ इस वक्त बीजेपी का कोई नेता कुछ बोले, फिर भी कोशिश जारी है कि आडवाणी जी की नाराजगी पर रिएक्शन मिल सके। क्या अब उन्हें मनाने की कोशिशें शुरू की जाएंगी? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या आडवाणी मानेंगे, क्योंकि इस वक्त अब बीजेपी गोवा से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी को लेकर के जो करना था वो कर चुकी है। आडवाणी न गोवा में साथ थे, आडवाणी न आज उस वक्त कार्यालय में साथ थे बीजेपी के जब नरेंद्र मोदी की ताजपोशी हो रही थी उम्मीदवार के तौर पर।